हेलो बच्चों, ये केमिकल काइनेटिक्स का 9th वीडियो लेक्चर है और आज के क्लास में हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन और कॉलिजन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका 2 टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाए कि हम लोग पढ़ क्यों रहे थे। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है और हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं। वास्तव में आर्हेनियस इक्वेशन हमको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है। मतलब आर्हेनियस इक्वेशन हमको ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली ऐसा हम लोग मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है और ये हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ से ये पता कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। जैसे इसका एकदम सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग जो घर में दही जमाते हैं तो ठंड के दिन में दही को जमने में, मतलब दूध का दही में कन्वर्ट होने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन गर्मी के दिन में दही जल्दी जम जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे मकर संक्रांति के समय, चूँकि वो जनवरी में होता है, उस समय थोड़ा ठंड रहता है, तो जिस बर्तन में दही जमाया जाता है उसके चारों ओर या तो मोटा कपड़ा लपेट दिया जाता है या फिर जो जूट होता है, जूट का बोरा रख दिया जाता है ताकि दही क्या हो जाए, जल्दी जम जाए। तो वो भी एक एग्जाम्पल है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है तो रिएक्शन जल्दी हो रहा है। और हमको पता है कि दूध का दही में कन्वर्ट होना भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। तो एक बात हम लोग ये जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। आर्हेनियस हमको ये बताया कि टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा तो जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो लगभग डबल हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग ये बोले कि 50 डिग्री सेल्सियस पे 50 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट K है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएंगे मतलब 50 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो रेट कांस्टेंट K से हो जाएगा 2K। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो जा रहा है। जो पहले K था वो अब क्या हो गया, 2K हो गया। ये अप्रॉक्स डबल होता है, नियरली डबल होता है, एक्यूरेट डबल, किसी रिएक्शन में एक्यूरेट डबल भी होता है, किसी में 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में 2 से थोड़ा कम भी होता है। तो आर्हेनियस हमको जो इक्वेशन दिए वो था K = A × E2 पावर -EA/RT। इसी इक्वेशन को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो K है इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये आपको पता है, पहले पढ़ा चुके हैं। A जो है इसको बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? A को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, E मेरा एक मैथमेटिकल फंक्शन है, E का वैल्यू होता है 2.73। ठीक है, EA ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EA को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बाबू? एक्टिवेशन एनर्जी। R मेरा गैस कांस्टेंट है, ये हमको पता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं आपको। और T क्या है बाबू? T टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको आर्हेनियस दिए, K = A e⁻ EA/RT। A है आर्हेनियस कांस्टेंट। अच्छा, A को ही आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, आर्हेनियस पैरामीटर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं।
ठीक है, अलग अलग बुक में या अलग अलग नाम हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन नेम है वो है आर्हेनियस कांस्टेंट। अच्छा, चूंकि ये मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसलिए ए को हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। कौन सा फैक्टर? एक्सपोनेंशियल फैक्टर, सॉरी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल नहीं, ये मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसके पहले ये लगा हुआ है, तो चूंकि एक्सपोनेंशियल के पहले ये लगा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। जैसे बोर्ड से पहले क्या आता है? प्री बोर्ड, वैसे ही एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले जो ए है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो हम कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक लॉग यूज करके इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल बनाने में हमको क्या हो? सहूलियत हो। ये हम मिटा रहे हैं, आपको पता है, लिख लीजिएगा। इसी इक्वेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि a इंटू E2 पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग ln बोथ साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln के, ln बताया था क्या होता है? नेचुरल लॉग। ln के इज इक्वल टू ln a इंटू E2 पावर माइनस EA बाई क्या? RT। ये आपको पता है कि ln और log दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। जो log हम लोग पढ़ते हैं वो 10 बेस का होता है, ये ln है, नेचुरल log है, इसको log e बेस भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो टर्म है ये हो गया log a इंटू क्या? b, और हम लोग पढ़े हैं कि log a इंटू b को हम लिख सकते हैं log a प्लस log क्या? b, ठीक है। तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस a इंटू b है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? प्लस ln E2 पावर माइनस EA बाई क्या? RT। ये पावर है, कन्वर्ट होगा कॉफिशिएंट में, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है। ln k इज इक्वल टू ln a, ये माइनस टर्म है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस EA बाई RT ln E। ln E का वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं ln k इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT, ठीक है। ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन है, ये भी यूज होता है न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम मान रहे हैं कि जब रेट कांस्टेंट K1 है तो टेम्परेचर मेरा T1 है, उल्टा ये मान सकते हैं जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट कितना है? K1। ऐसे ही मानते ज़्यादा आसान होगा कि जब मेरा टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट मेरा K1 है, और जब टेम्परेचर मेरा T2 है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग पुट करके सॉल्व करते हैं। इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। जब रेट कांस्टेंट, जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट कितना है? K1। तो इसको हम लिख सकते हैं ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT1, इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन 2, और ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT2, इसको मान लिया हम इक्वेशन 3। देखो कुछ नहीं किए बाबू, टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया? K1, और जब टेम्परेचर है T2 तो रेट कांस्टेंट K2, तो टेम्परेचर T2 तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया? K2। हम कर रहे हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा ln K2 माइनस ln क्या? K1। ln कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस EA बाई RT2। इसको हम सॉल्व पूरा कर ही देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। ln A माइनस EA बाई RT2 माइनस ln A माइनस EA बाई RT1, ठीक है। ये कैंसिल होगा, ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ देखो log A माइनस log B, तो ये हो जाएगा log A बाई B, तो ये हो गया ln K2 बाई क्या? K1। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो हम इसको लिख दिए पहले EA बाई
RT1 माइनस EA बाई RT2 ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R मेरा कांस्टेंट है, तो हम बाहर निकाल सकते हैं 1 बाई T1 माइनस 1 बाई क्या T2। ठीक है, ये बाई आर मेरा कॉमन था, कांस्टेंट नहीं कॉमन, ये बाई आर मेरा कॉमन हम बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई क्या T2। और बच्चा लोग हम आपको पहले भी बताए हैं कि ln को कैसे लॉग में कन्वर्ट करना है, तो ln के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग K2 बाई क्या K1 इज इक्वल टू EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई क्या T2। तो ये भी मेरा आर्हेनियस इक्वेशन ही है जिसको हम सिंप्लीफाई कर दिए हैं। ठीक है, आप 2.303 को इधर भी ला सकते हो, तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई क्या T2। तो ये मिला हमको आर्हेनियस इक्वेशन सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करके लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगर दो टेम्परेचर दिया रहे तो हम किसी का भी रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या हम ये भी पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर में कितना का चेंज होने पर रेट कांस्टेंट में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन हमको ये बताता है कि टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर में चेंज होने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू में क्या चेंज होगा। तो ये इक्वेशन हमको मिला था K इज इक्वल टू A E2 पावर माइनस EA बाई RT। हम क्या किए कि दोनों साइड में ln ले लिए, ln मतलब लॉग ही ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ले रहे हैं बाबू, तो ये हो गया ln K इज इक्वल टू ln A इंटू E2 पावर माइनस EA बाई RT। अब ये जो है log A इंटू B का फॉर्म है, और हमको पता है कि log A इंटू B इक्वल टू क्या होता है, log A प्लस log B। इसको हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमको ये फॉर्मूला मिला log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 बाई R 1 बाई T1 मतलब 1 बाई क्या T2। ठीक है, तो ये मेरा आर्हेनियस इक्वेशन था। आर्हेनियस इक्वेशन हमको ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब क्या है कि ये तो मेरा आर्हेनियस इक्वेशन हो गया, हम कुछ ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ डिस्कस करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला को छोड़ के बाकी सबको मिटा दे रहे हैं। एक तो मेरा जो बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक रिलेशन था, हम वो लिख रहे हैं। बाबू ग्राफ हम आप लोग को अभी तक बहुत बार बता चुके हैं, और हमको लगता है कि इसके बाद आपको खुद से ग्राफ ड्रॉ करने सीख लेना चाहिए, क्योंकि ग्राफ देख के बच्चे लोग ऐसे ही हड़बड़ा जाता है कि अरे क्या हो गया सर। देखो बाबू, पहला तो यहां देखो रिलेशन K और T के बीच एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर ले ले K और यहाँ पर ले ले टेम्परेचर, तो इंक्रीज कुछ ऐसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, देख लो ये बाबू, स्ट्रेट लाइन नहीं है, दो टाइप से हम इंक्रीज बता सकते हैं। अगर जो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो इसको, ये जो इंक्रीज है ये लिनियरली इंक्रीज कर रहा है कि ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो टेम्परेचर और के का जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियल है, 10 डिग्री बढ़ रहा है तो रिएक्शन कितना हो जा रहा है, के का वैल्यू लगभग डबल हो जा रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है। यहाँ पर देखो अगर हम इसको मान लें y इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा c, और इसको हम mx मान सकते हैं क्या, ए बाबू इसको हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, हम इसको ऐसे लिख दें क्या, ln k इज इक्वल टू माइनस EA बाई R, EA बाई R और क्या बचा 1 बाई T, ठीक है, प्लस ln A, ये जो टर्म है, अरे बाबू इसी को बस माइनस को पहले लिखे प्लस को बाद में लिख दिए, ठीक है ए बाबू, ठीक है। तो देख लो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस क्या c, बना लोगे ग्राफ। y एक्सिस पे हम ले रहे हैं ln k को,
एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं 1/t, ठीक है। तो जो मेरा स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये मेरा इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा ln a, और यहाँ पर जो स्लोप है वो किसके बराबर है, स्लोप है -EA/r के बराबर, ठीक है। तो ये ग्राफ हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, मेरा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का विथ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो हम आपको बता दिया रेंज इक्वेशन क्या होता है और ग्राफ कैसे ड्रॉ किए। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर अब जो EA बार बार यूज किए हैं वो EA है क्या, ठीक है। उस EA को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सर आप ये तो बता दिए कि एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन वो होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और इसमें कॉलिजन थ्योरी का क्या रोल है। तो बाबू लोग अगर हम बात करेंगे कॉलिजन थ्योरी का, तो कॉलिजन थ्योरी हमको ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आखिर प्रोसीड कैसे करता है। सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं बाबू कि कॉलिजन थ्योरी हमको ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन आखिर प्रोसीड कैसे करता है। प्रोसीड कैसे करता है मतलब आखिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो कॉलिजन थ्योरी हमको ये बताता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो कॉलिजन के बाद जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बोलने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है कि सर कॉलिजन थ्योरी का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा और आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास दो बॉक्स है या दो बीकर है या दो कंटेनर है या एक ही कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें दो अलग अलग टाइप का गैस है, ये मेरा गैस A है और ये मेरा गैस B है, ठीक है। ये मेरा गैस A है और ये मेरा गैस क्या है, B है। तो सर ये जब आपस में कोलाइड करेगा तो ये AB बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। तो सर अगर रैंडम है, गैस है, तो हमको पता है कि गैस तो रैंडम मोशन में रहता है। अगर रैंडम मोशन में रहता है तो ये आपस में कोलाइड करेगा और आपस में कोलाइड करेगा तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। मतलब अगर मान लो मेरे पास ये जो A है ये भी गैस है, ये जो B है ये भी गैस है, तो ये AB बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तुम बोलोगे सर कि अगर A और B दोनों आपस में कोलाइड करके AB बना दे रहा है, A और B आपस में कोलाइड करके AB बना दे रहा है, मतलब सारा का सारा गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हमको पता है कि किसी भी रिएक्शन का यील्ड 100% नहीं होता है, मतलब कभी भी पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। आप ही तो बोले कि आपस में कोलाइड करेगा, आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब यहाँ सारा का सारा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, अगर सारा का सारा पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो सबको प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था या फिर किसी को नहीं बनना चाहिए था। क्या बोले, समझ में आ रहा है? ए बाबू, कॉलिजन थ्योरी क्या बोलता है कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा बात है सर, तो जब कोलाइड करेगा पूरा का पूरा कोलाइड करेगा, ऐसा तो नहीं कि ये कोलाइड करेगा अगला नहीं करेगा। तो अगर सब कोलाइड कर रहा है, सारा पार्टिकल कोलाइड करेगा, तो या तो सबको प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, मतलब फिर रिएक्टेंट बचता ही नहीं, पूरा पूरा क्या मिलता हमको, प्रोडक्ट, या फिर कोई नहीं होना चाहिए था, मतलब प्रोडक्ट बना ही नहीं, केवल क्या रह जाता है, रिएक्टेंट। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मतलब कारण क्या है कि आधा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना और आधा नहीं बना। यही हमको समझाता है कौन, कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। तो ये एक बेसिक था कि कॉलिजन थ्योरी क्या बताता है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉलिजन थ्योरी बताता क्या है। हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आधा मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है, तो मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। कॉलिजन थ्योरी क्या बताता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो आपस में कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन केवल वैसा मॉलिक्यूल ही, बाबू ध्यान से सुनना, केवल वैसा मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है जो इफेक्टिव कॉलिजन में पार्टिसिपेट करे। कौन सा कॉलिजन में? इफेक्टिव कॉलिजन में पार्टिसिपेट करे। जैसे पढ़ तो सारा बच्चा रहा है, लेकिन सारा बच्चा पास कर जाता है क्या? नहीं करता है। केवल वही बच्चा पास करता है जो इफेक्टिवली पढ़ाई करता है। आपका स्कूल में 1000 बच्चा ऐसा भी स्कूल जा रहा है, लेकिन सब तो पास नहीं कर रहा है। मतलब स्कूल में जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम पास कर जाओगे, पास होने के लिए तुमको इफेक्टिवली पढ़ाई करना होगा। तो सिमिलरली कॉलिजन में कॉलिजन होने का ये मतलब नहीं है कि जो मॉलिक्यूल कॉलिजन कर रहा है वो प्रोडक्ट बन ही जाएगा। केवल वैसा मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जिसका कॉलिजन इफेक्टिव हो, जिसका कॉलिजन कैसा हो? इफेक्टिव हो। तो बाबू इफेक्टिव कॉलिजन का 2 क्राइटेरिया है। एक कि जिस मॉलिक्यूल का कॉलिजन हो रहा है उसके पास कुछ सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए और वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होता है। दूसरा, उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन के लिए 2 क्राइटेरिया कि पहला तो दे हैव सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। वो एनर्जी किसके बराबर होगा? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा। दूसरा, जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या है हम लोग समझते हैं, लेकिन आइए पहले एक छोटा सा ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये मेरे के पास एक ग्राफ है, ये एक्सिस बताता है हमको एनर्जी, ठीक है, और ये बताता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना, ग्राफ को हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा क्या है? 3। ये जो 1 है, ये बच्चा, ये जो 1 है ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। 2 जो है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये जो 3 है ये हो गया मेरा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनने का बाबू। यहाँ पे 1 जो है ये बताता है रिएक्टेंट का एनर्जी RE, 3 जो है ये बताता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो 2 है ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स AC। देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ध्यान से देखना। रिएक्टेंट का एनर्जी कम है लेकिन रिएक्शन इस पाथवे को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट को इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी है, लेकिन केवल वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे। मतलब रिएक्टेंट से बनना प्रोडक्ट ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बनेगा। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है तो उसको इस पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इसका एनर्जी को हमको बढ़ाए कहां तक लेके जाना पड़ेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी तक। अब ये जो एनर्जी बैरियर है, मतलब ये जो डिफरेंस दिख रहा है तुमको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, या ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं इसको, इस एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं EA। ये मतलब क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या बताता है? एक्टिवेशन एनर्जी हमको ये बताता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायरमेंट होगा उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आप लिख लें। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए वही एनर्जी क्या बताएगा हमको? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब सिंपल सा क्या मतलब है? सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी एक की फैक्टर है जो हमको ये बता रहा है कि आखिर क्यों हम बोले ना बाबू कि अगर कंटेनर में ढेर सारा मॉलिक्यूल है, सब आपस में कोलाइड कर रहा है, लेकिन सारा का सारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों फॉर्म नहीं कर पा रहा है? उसका आंसर यहां पे है कि केवल वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जिसके पास कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी हो, या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगा एनर्जी तो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग, एग्जाम का पासिंग मार्क्स कितना है? 33। आपका 28 नंबर, आप पास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मतलब पास होने के लिए आपको कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए। बाबू एग्जाम सब दिया, सारा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, ये बच्चा सारा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, सारा बच्चा एग्जाम दे रहा है, लेकिन पासिंग मार्क्स कितना है? 33। तो बाकी एग्जाम में तो अपीयर हुआ, लेकिन जो बैरियर था 33 मार्क्स का उसको क्रॉस नहीं कर पाया। जो 33 मार्क्स को क्रॉस किया वो 11 से कहां जाएगा? 12th में, और जो 33 मार्क्स को क्रॉस नहीं करेगा वो फिर से कहां बैठेगा? 11th में। तो वही सिंपल सा चीज है कि ये रिएक्टेंट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोडक्ट है। यहां तो एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। मतलब बनता है और विद इन अ सेकेंड टूट जाता है। मतलब अगर मान लो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो हमको मेहनत किस लिए करना है कि हम रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवा दें। जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ये विद इन द सेकेंड, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और तुरंत क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। मतलब हमको एनर्जी किस में देना है? रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करने के लिए? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए। एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो मेरा काम खत्म। अब वो रिएक्टेंट अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो था ये हमको क्या बताता है? एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो ये तो हम बता दिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का एनर्जी है, अगर प्रोडक्ट पहुंचाना है तो हमको इस पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कॉलिजन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो कॉलिजन 2 टाइप का होता है, अब हम आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं कि 2 टाइप का कॉलिजन जो है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए 2 क्राइटेरिया है। ठीक है, पहला एनर्जी तो होना चाहिए हाई। सिंपल सा चीज़ है ना कि जब जो मॉलिक्यूल है उनका एनर्जी हाई होगा तो कॉलिजन के बाद उनका जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो वो कहाँ कन्वर्ट हो पाएगा? प्रोडक्ट में। दूसरा जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन, एनर्जी बैरियर। तो मैं आपको यहाँ से समझाया ना बाबू कि एनर्जी हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? अगर एनर्जी कम होगा तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, वापस बाउंस बैक कर जाएगा, तो सिंपली क्या रह जाएगा? रिएक्टेंट। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो एनर्जी का हम इस ग्राफ के थ्रू समझाएं, आपको इस प्रोफाइल के थ्रू समझाएं, एनर्जी प्रोफाइल के थ्रू समझाएं कि अगर एनर्जी कम होगा, अगर मान लो ये भी एक मान लो रिएक्टेंट है, ठीक है ना, इसका एनर्जी इतना ही था,
तो यह प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए हमको इस पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा। इतना एनर्जी तो हमको कम से कम चाहिए। इस बच्चा के पास, ये बेचारे के पास इतना ही था, गरीब था, बोला नहीं पहुंच पाएंगे, वापस कहाँ आएगा? बोला भैया हमारा औकात नहीं है, सिंपली आ जाइए यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मान लो बाबू एनर्जी होगा ही नहीं, तुमको जाना है न्यूक्लियस मॉल में, तुमको वहाँ पे शॉपिंग करना है, लेने गए सेट, वहाँ पे 4,000 रुपये का सेट है, आपके पास 2,000 रुपये है, आपके दोस्त के पास 4,000 रुपये है, चूँकि उसके पास 4,000 रुपये है तो वो अपना सेट खरीद लेगा, लेकिन आपके पास 2,000 रुपये है तो आपके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर जाएंगे? बाउंस बैक कर जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमको सेट पसंद नहीं आ रहा है। बहाना बनाएंगे ना जी कि हाँ पैसा नहीं है, क्या करें? बोल देगा नहीं हमको पसंद नहीं आ रहा है, वापस हाथ में बैग लिए, थोड़ा मोड़ा घूमे, चाय पानी किए और फिर न्यूक्लियस मॉल से बाहर। मतलब आपको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो आपको इतना एनर्जी का दरकार है। अगर इतना एनर्जी आपके पास नहीं होगा तो प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना बाबू। जैसे मान लो मेरे पास रिएक्शन है H2 + I2 टू गिव 2HI। ये मेरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी H है, ये भी H है, और ये मेरे पास 2 आयोडीन है, ठीक है। हम बस यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम का साइज वाइज बहुत ज़्यादा मतलब अभी मेरे लिए नहीं है। तो अगर इसका कोलिजन इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये H इस I के साथ कोलाइड कर रहा है, ये H इस I के साथ कोलाइड कर रहा है, तो क्या होगा कि ये मेरा H I और I, ठीक है ना, इनका कोलिजन इफेक्टिवली हुआ, मतलब ये जो H था ये H इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, तो ये मेरा एक इंटरमीडिएट बना। और जैसे ही इंटरमीडिएट बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो मेरा बॉन्ड था ये ब्रेक करेगा, तो क्या बन गया? HI और क्या? HI। देख रहे हो बाबू, H अगर ये कोलिजन इफेक्टिव होगा तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो इस H था, हमको HI बनाना है और ये फिर से कोलाइड किससे कर जा रहा है? H से, तो क्या मेरा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो बनेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब वैसा ओरिएंटेशन होना चाहिए जिसके हेल्प से प्रोडक्ट बन सके। जैसे मान लो बाबू कि मेरे पास एक रिएक्शन है CH3Cl, ठीक है। ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है, नहीं पता आपको क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, छोड़ दीजिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस डेल्टा और ये क्या? प्लस डेल्टा, ठीक है। हम यहाँ पर इसको अटैक करा रहे हैं OH- से, ठीक है। मतलब हमको इसको यहाँ पर क्या करना है, मेरे दिमाग में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं कि इस OH को हम यहाँ पर अटैक करवा दें और Cl को यहाँ से बाहर निकाल दें। मतलब हम चाह रहे हैं कि Cl को सब्सटीट्यूट करके किसको लेके आ जाए? OH को। ये निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज है। ये ओरिएंटेशन प्रॉपर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमको इसको निकालना है, तो अटैक कहाँ से करना पड़ेगा? पीछे से। ये निगेटिवली चार्ज, ये भी निगेटिवली चार्ज, वो जैसे ही इधर अटैक करना चाहेगा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन हो तो फिर से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। मतलब ये जो कोलिजन होगा, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन हो रहा है, ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। इसलिए प्रॉपर नहीं है क्योंकि हमको जिसको निकालना है उसका पीछे से अटैक करना पड़ेगा। समझ रहे हो ये बाबू? समझ रहे हो? अगर यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा, तो क्या इसके पास अटैक कर पाएगा? ये यहाँ जा ही नहीं पाएगा। ये भैया इसको जाना है कार्बन के पास, ये पहले क्लोरीन से टकरा जाएगा तो वापस चल जाएगा। जुड़ना है, इसको बनना है ऐसा CH3OH, ठीक है ना। तो इस OH को जुड़ना किसके साथ होगा? कार्बन के साथ। लेकिन कार्बन से पहले यहाँ पर कौन मुंह फैला कर बैठा हुआ है? क्लोरीन। बोल रहा हो, देखते हैं तुमको। तो ये भी निगेटिवली चार्ज, ये भी निगेटिवली चार्ज, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? वापस। कोलिजन होगा ही नहीं, कोलिजन हो ही नहीं रहा, तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं है मतलब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा बनेगा ही नहीं। हाँ, कब बनेगा? अगर मान लो इस OH- को हम इधर से कुदा देते, यहाँ को इसको रोकने वाला नहीं है, तो ये कोलिजन इफेक्टिव हो सकता था। अगर ये कोलिजन इफेक्टिव होता तो मेरा प्रोडक्ट बनता है ऐसा। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो कोलिजन तभी इफेक्टिव होगा, एक तो कोलिजन का एनर्जी, जो मेरा मॉलिक्यूल का एनर्जी है वो हाई होना चाहिए, इतना हाई होना चाहिए ताकि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए, और दूसरा कि जो कोलिजन हो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो। ए बाबू, इसको समझो, तुम लोग समझे? एक बार में भी क्लिक करेगा।
तुम लोग का जो शैतानी दिमाग है ना, वो नॉर्मल एग्जाम्पल समझने में उन लोग को दिक्कत होता है। अब एग्जाम्पल बताएंगे तुम बोलोगे अरे सर इतना आसान था। ए बाबू, मान लो दो लोग हैं, ये ए और बी, ठीक है ना, समझेगा तुम लोग, समझ जाएगा, हमको पता है ये ए है और ये बी है, लेकिन ये जो सी है ये भी चाहता है ए के साथ रहना, ठीक है ना। अभी मान लो कि प्लस है और ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो सी चाहता है ए के साथ रहना, लेकिन बीच में कौन है, बी, और इन दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो जब तक ए के साथ बी है तब तक बी सी को आने नहीं देगा। मतलब जब तक किसी के पास कोई दोस्त पहले से मौजूद है और कोई अगला चाहे कि नहीं हम एक साथ 2 बॉन्ड बना ले, तो संभव नहीं है, भारतीय कानून में भी संभव नहीं है। उसके लिए तुमको पहला दोस्त से एक प्रकार का दोस्ती तोड़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ Cl भी प्रेजेंट रहे और OH प्रेजेंट रहे, दोनों सेम चार्ज है, सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, सेम टाइप का पर्सन है। तो जैसे ही OH इधर आना शुरू करेगा Cl रिपल्सन करेगा, Cl दूर भेजेगा इसको कि मेरे रहते तुम इसके पास कैसे चल जाओगे। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर मान लो नहीं सी भी चाहता होगा कि नहीं हम उसके साथ बॉन्ड बनाएं, तो पीछे से बुलाएगा कि जब तक उधर सी बीजी है, Cl बीजी है, तब तक इधर से आगे कोलाइड हो जाएगा। तो अगर इधर से कोलिजन हो जाएगा तो में भी पॉसिबल हो। लेकिन ये जो ओरिएंटेशन है ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, और अगर ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, समझ जाएगा तुम लोग, इसको दिमाग लगा लेगा तुरंत। तो हम आपको क्या बताएं कि कॉलिजन थ्योरी बेसिकली हमको ये बताता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन में पार्टिसिपेट करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर कैटलिस्ट डालने के बाद रेट बढ़ क्यों जाता है। ठीक है ना, कैटलिस्ट तो पढ़े हैं, इट इज द केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। मतलब कैटलिस्ट वैसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अब यहाँ पर तुम बोलोगे सर कैटलिस्ट कैसे काम करता है, हम लोग तो पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिए लेकिन हम ये तो पता नहीं कर पाए। बाबू कॉलिजन थ्योरी में हम ये भी देख लेंगे कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। एक्चुअली वास्तव में होता क्या है कि ये जो हम पहले ग्राफ बनाए हैं इसको हम दे दे रहे हैं नंबर 1 नाम, या 1 तो दे दिए, इसको हम ए बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, ए। हम जैसे ही कैटलिस्ट डालेंगे, ए बाबू हम जैसे ही कैटलिस्ट डालेंगे तो ये जो मेरा जो एनर्जी बैरियर है वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब पहले जो रिएक्शन इस पाथ को फॉलो कर रहा था अब रिएक्शन फॉलो करेगा इस पाथ को। ठीक है, अब देखो तो बाबू, अब ये हो गया मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये हो गया मेरा ई। देख बाबू अंतर दिख रहा है। पहला केस में मतलब जब कैटलिस्ट नहीं था, ये जो ब्लैक है ये बुतरू, ये जो ब्लैक है ये है विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो रेड है ये क्या है, रेड है विथ कैटलिस्ट। तो देखो बाबू ध्यान से थोड़ा सा तुरंत क्लिक कर जाएगा कि जब कैटलिस्ट नहीं था तो ये एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा था। एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा था मतलब वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता था। लेकिन जैसे ही हम कैटलिस्ट डाले, कैटलिस्ट क्या किया कि एनर्जी बैरियर को घटा दिया। एनर्जी बैरियर को घटा दिया मतलब अब वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास पहले से कम एनर्जी है वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मान लो पहले पासिंग मार्क्स था 33, ठीक है ना, पहले पासिंग मार्क्स था 33 तो बहुत कम बच्चा पास किया। ठीक है, बहुत कम बच्चा पास किया तो पूरा हल्ला होने लगा कि अरे नहीं सर इतना कम बच्चा पास करे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर क्या किया गया, ताकि ज़्यादा बच्चा पास करे पासिंग मार्क्स को घटा के कर दिया गया 13। ठीक है, जब पासिंग मार्क्स 33 था, एनर्जी बैरियर ज़्यादा था तो काफ़ी कम बच्चा पास करेगा। ठीक है, लेकिन जब देखे कि काफ़ी कम बच्चा पास कर रहा है तो हम पासिंग मार्क्स को 33 से घटाए कितना कर दिए, 13। तो अब क्या हुआ कि पास होने वाला बच्चा लोग का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब पास होने वाला बच्चा का संख्या बढ़ रहा है
मतलब अब ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा मतलब ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा मतलब रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम जब कैटलिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। तो वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी कम होता है, जो पहले प्रोडक्ट नहीं बन सकता था, जो पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, कैटलिस्ट डालने के बाद वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, मतलब रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें ये आर्हेनियस इक्वेशन, कॉलिजन थ्योरी और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एक बार आप पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, पूरा ध्यान से देखिए। ठीक, हम आपको 12 से 14 घंटा के बाद जो जो आपको डाउट होगा वो आप हमको बता दीजिएगा। हम तुरंत आपको, मतलब अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो कल फिर हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपका जो जो डाउट होगा वो सारा डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लगभग चैप्टर कंप्लीट है। अब आपको जहाँ से जो जो डाउट है चैप्टर में आप हमको मैसेज करिए, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।